ये पढ़ लिए थे, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्डर रिक्वायर्स वर्क एंड एनर्जी, ये भी केस देख लिए थे। ओके, केस नंबर 3। अब यहां से हम लोग एंटर करेंगे फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट को समझने में। ओके, फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अभी तक आप यही पढ़ रहे थे कि देयर इज फ्री एनर्जी अवेलेबल, देयर इज इंटरनल एनर्जी अवेलेबल। ओके, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में कंपाउंड जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट रिएक्शन। Okay, if that internal energy change is negative, then the driving force also will apply, driving force will be positive, and then reaction will happen. That is the case of exergonic, and that process will happen. यहाँ तक अभी आप प्रोसेस पर फोकस कीजिए, क्योंकि एंट्रोपी की हम बात नहीं की, क्योंकि सेकेंड मेजर कंपोनेंट जो है किसी प्रोसेस के होने में इज द एंट्रोपी, क्योंकि प्रोसेस के अंत में, क्योंकि हम बताए एंट्रोपी का स्टेट है मैटर और एनर्जी दोनों में, तो प्रोसेस के अंत में जो मैटर बचा उस मैटर में रैंडमनेस कितना आया, सो दैट आल्सो विल बी ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ए प्रोसेस टू हैपन। तो एक एग्जांपल के माध्यम से आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप कोई चाय का कप रख देते हैं टेबल पर गरम, तो वो खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा अपने आप। यहाँ पर हम ये सिस्टम जो है, दिस इज ए सिस्टम, ओपन सिस्टम है चाय का कप, और एक तरह का आप समझिए फिजिकल सिस्टम है। ये कोई केमिस्ट्री यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हीट का फ्लो है, ओबेइंग 0th लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। सपोज इफ आप कहें कि जैसे न्यूटन ने भी सवाल किया कि गेंद हमेशा जमीन की तरफ क्यों गिरती है, ऊपर भी जा सकता है, तो उसने ग्रेविटी का खोज किया। इसी तरह सवाल उठता है कि चाय का कप ठंडा क्यों होगा गर्म से, गर्म ही और गर्म क्यों नहीं हो जाता है। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे फॉर्मूला। पहले जो एंट्रोपी का लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, तो इफ योर टी ऑफ cup of coffee have absorbed some amount of heat from the surrounding, suppose आपने टेबल पर एक कप रखा चाय का, उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज, और रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन यू विल से दैट कि चाय का कप ठंडा होगा, गर्म नहीं हो जाएगा, 45 से 50 डिग्री नहीं हो जाएगा, वो 45 से फिर वो 25 की तरफ जाएगा, और 25 पर आके धीरे धीरे ठंडा होकर इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, जहां पर अब हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। सपोज कि अगर चाय का कप आपका एनर्जी गेन करता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, देन Q बाई टी इज इक्वल टू प्लस सपोज 10 जूल, थोड़ा सा कम अमाउंट लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, 10 बाय, मैं कैलकुलेटर ले आता हूं, Q बाई टी कैलकुलेट कीजिए। अगर 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया है सराउंडिंग से, चाय का कप सोचिए कि और गर्म हो गया, तो क्या होगा, कन्वेंशन प्लस प्लस हो जाएगा हीट Q, तो 10 जूल है, प्लस 10 डिवाइडेड बाय T, T इज हाउ मच, कौन सा T आप डिवाइड करेंगे, सिस्टम का। अभी आप कैलकुलेट कर रहे हैं Q बाई टी ऑफ दिस सिस्टम, ये सिस्टम जो चाय का कप है इसका आप डेल्टा एस निकाल रहे हो। ओके, Q बाई टी, फिर डेल्टा एस आप निकालेंगे सराउंडिंग का। ओके, फिर सराउंडिंग का डेल्टा एस और सिस्टम का डेल्टा एस को ऐड करेंगे, फिर देखेंगे इनवर्स में डेल्टा एस में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो यहां पर डेल्टा एस हो गया, अगर हीट एब्जॉर्ब करता है, सपोज 10 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द
कप ऑफ कॉफी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो 10 जूल डिवाइडेड बाय विच टी, कौन सा टी होगा ये, चाय के कॉफी वाला टी या रूम टेम्परेचर वाला टी? सिस्टम का है तो सिस्टम का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, चाय का कप का टेम्परेचर, तो 10 डिवाइडेड बाय, और इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आप कन्वर्ट कीजिए तो 273 प्लस 45 कितना आएगा, 273 प्लस 45 318। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? हम आपको एंट्रोपी समझा रहे हैं। आप दो, क्योंकि आगे जो हम सिस्टम पढ़ाने वाले हैं आपको, वो केमिकल रिएक्शन में हम बताएंगे कि एंट्रोपी कहां पर घुसा हुआ है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को एंट्रोपी कैसे खींच रहा है होने के लिए, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। ओके, तो इसके पहले हम फिजिकल सिस्टम का क्लियर कर देना चाहते हैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से, कि जैसे चाय का कप आप अगर आप रखें तो स्वतः ठंडा होगा, गर्म है वो, रूम टेम्परेचर से ज्यादा स्वतः ठंडा होगा। सपोज कीजिए कि वो और गर्म हो जाए, एक सिनेरियो आप ले लेते हैं, इमेजिन कीजिए और गर्म हो जाए तो डेल्टा एस कितना होगा सपोज। तो देन हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ओके, चाय के कप में आप और हीट एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया हीट एनर्जी, प्लस क्यू हो गया, क्यू बाई टी का फॉर्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू क्या हो गया प्लस 10 जूल, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम। अगर सिस्टम हीट देता तो माइनस टी होता है, माइनस 10 होता है, तो यहाँ पर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया प्लस 10। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एंड डिवाइडेड बाय टी, क्यू बाई टी है डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस किसका निकाल रहे हैं, सिस्टम का निकाल रहे हैं, चाय के कप में कितना डेल्टा एस में परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो टी भी किसका होगा, चाय के कप का होगा। चाय का कप का टेम्परेचर कितना था इनिशियली जब गर्म था, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका 10 डिवाइडेड बाय 45 को कन्वर्ट कीजिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, देन इट विल बी इक्वल टू 318। तो 10 डिवाइडेड बाय 318 हो गया आपका डेल्टा एस। ओके, तो आप अब चलिए ये इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी नंबर आए वो होगा तो पॉजिटिव ही या निगेटिव होगा, ये बताइए। पॉजिटिव होगा सर। तो अब देखिए सिस्टम का जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो गया। ओके, अब आप देखिए सराउंडिंग में क्या हो रहा है डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स का निकालना है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सराउंडिंग का डेल्टा एस कितना होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्यू कितना है सराउंडिंग में, सराउंडिंग से 10 जूल निकाल लिया। ओके, चाय का कप ले लिया सराउंडिंग से 10 जूल, तो -10 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है, यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रूम का टेम्परेचर 25, तो हो गया 298। ओके, नाउ इसको आप फिर लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 298 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 318। यस और नो? फिर से सर कितना डिवाइड करना होगा सर? डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, रुको मैं एक कॉपी ओपन करता हूँ, रफ कॉपी, इसको शेयर स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। रफ पेज कहाँ है मेरा? ओके, recording is on, so I cannot minimize this. Okay, where the rough page? Okay, this is my rough page. दिख रहा है स्क्रीन आपको? दिख रहा है? यस सर। यस सर।
ऊपर जो लिखा हुआ भूल जाइए, मेरा रफ पेज है। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, सिनेरियो 1, बढ़िया से समझिए, जिसमें हम ये कल्पना कर रहे हैं कि चाय का कप, गर्म चाय का कप और गर्म हो जाएगा रखने के बाद रूम टेम्परेचर पर। तो उस केस में डेल्टा, अब डेल्टा इसमें साइन नहीं मिलेगा तो हम स्मॉल डी लिख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा कर दे रहा हूं। डी, डेल्टा एस ऑफ किसका, यूनिवर्स, इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। यहां तक क्लियर है या इसमें भी डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब डेल्टा एस बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, Q बाय T। ठीक है, अब देखिए डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, पहले केस में जिसमें चाय का कप गर्म हो रहा है, वहां पर हम डेल्टा एस निकालते हैं, बराबर डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, Q कितना हो गया, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया तो प्लस हो गया, प्लस सपोज 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, 10 जूल, ओके, डिवाइडेड बाय चाय के कप का टेम्परेचर कितना था, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 275 प्लस 318 केल्विन हो गया, प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग विल बी इक्वल टू क्या हो गया, -10 डिवाइड, क्योंकि सराउंडिंग से हीट निकला सिस्टम में गया, ठीक है ना, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कहां से किया, सराउंडिंग से किया, तो सराउंडिंग में हीट निकल गया तो -10 डिवाइडेड बाय 25 डिग्री था, 298 केल्विन। ओके, इसको आप लिख सकते हो कैसे, कैसे लिखोगे आप, 10 जूल। तो अब देखिए ये ओवरऑल जो संख्या होगी, या आप इसको ऐसे लिखिए 10, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस को हटा दीजिए, प्लस को हटा दीजिए, ठीक है, 318, 10/318 माइनस 10/298। अब बताइए ये संख्या बड़ी है कि छोटी है, डिनोमिनेटर इसमें बड़ा है, इसके कंपैरिजन में 298 से 318 बड़ा है। यस सर। तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ आए, 0.200 कुछ भी वैल्यू आए, वो क्या होगा, माइनस होगा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव होगा ना, सर ये इसका ये कंपोनेंट ग्रेटर है ना, डिनोमिनेटर इसका छोटा होने की वजह से दिस कंपोनेंट लार्जर, निगेटिव यस सर, कंपोनेंट लार्जर है। ओके, सो ये डेल्टा एस जो हो गया आपका निगेटिव हो गया, दैट मीन्स इन दिस केस योर डेल्टा एस इज लेस देन 0 डेल्टा एस ऑफ व्हाट, यूनिवर्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, खुद से नहीं हो सकता स्पॉन्टेनियस, जब तक कि हम उस चाय के कप को फिर नीचे से गर्म नहीं करें। खुद नहीं हो सकता जब तक कि हम उसको ऊपर से और हीट देना। अब सेकेंड सिनेरियो देखिए, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें चाय का कप हीट जो है दिया सराउंडिंग में और ठंडा हुआ, तो उसमें क्या हो जाएगा,
ds ऑफ द सिस्टम विल, इसका उल्टा यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा, और सराउंडिंग में हीट गया तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा रिजल्ट आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो इन दैट केस कि चाय और ठंडा हो रहा है, आपका डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स ये ओबे कर रहा है कि नहीं सेकेंड लॉ को एकदम। डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज नाउ more than 0 now in this case, so positive, so this will happen। ये क्लियर हुआ आपको कि नहीं? यस सर, यस सर। इसी को समझा हम। अब देखिए, तो यह एग्जाम्पल क्या हमको बताता है? यह एग्जाम्पल हमें यह बताता है कि एंट्रोपी इज द ड्राइविंग फैक्टर, ओके, ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम में जो है आपका इनिशियल स्टेट, यानी इनिशियल स्टेट क्या था? चाय का कप गर्म था। फाइनल स्टेट क्या था? चाय का कप ठंडा था। इनिशियल से फाइनल स्टेट आने में हमारा जो ड्राइविंग फैक्टर था वो था एंट्रोपी, ओके, फिजिकल सिस्टम। नाउ वी विल कम टू द केमिकल सिस्टम, ओके, ए सिस्टम जिसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी एक परख नली कांच की जिसमें प्योर फॉर्म और कुछ नहीं है, आपका रिएक्टेंट्स है, ठीक है, और रिएक्टेंट्स के बाद प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस सिस्टम को आप क्या कंसीडर कर सकते हो? ओपन की क्लोज, ये बताइए, इज इट ओपन और क्लोज? ओपन सिस्टम है ये। नहीं, ओपन ओपन सिस्टम कैसे है? ये क्लोज सिस्टम है। कैसे? क्योंकि आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कहीं भागा नहीं, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट जो है आपका बचा हुआ है। तो आप जब वे करोगे, प्रोडक्ट का वेट और रिएक्टेंट्स का वेट दोनों बराबर होगा, ओके। आप जितना लकड़ी मान लिया जलाए, ग्राम वजन करके आप जलाओ, उतना मात्रा में उतना ग्राम वो ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब किया। आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लो, जितना रिलीज हुआ उसको वे कर लो, वो बराबर हो जाएगा, ओके। S प्लस CO2 इज इक्वल टू लकड़ी प्लस O2, ये सब बराबर हो जाएगा। तो रिएक्टेंट्स का वेट जो है प्रोडक्ट्स का वेट के बराबर होता है, समझे कि नहीं? मैटर थोड़ी घट रहा है, मास एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है। ओनली केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म होने से एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी लग रहा है और बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक हुआ पहले रिएक्टेंट्स के बीच में, रिएक्शन हुआ तो रिएक्टेंट्स का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जो भी उसमें बॉन्ड होंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स, वो सब ब्रेक हुए, एनर्जी रिलीज हुआ। अब बॉन्ड फॉर्म होने में फिर नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अब जो डिफरेंस में इंटरनल एनर्जी आएगा, यानी फाइनल स्टेट में जब प्रोडक्ट बना, उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड जो नया नया फॉर्म हुआ, उसमें कितना एनर्जी है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। हम ये आप इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन में जब हम अभी जंप करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की जब बात करेंगे, तो वहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन को। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन, और एक केमिकल रिएक्शन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, आपका प्रोडक्ट कहीं इलोप नहीं कर रहा है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट आपके पास है, रिएक्टेंट्स का फिर प्रोडक्ट है। तो दिस सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम। भले उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, ओके, तो एनर्जी का आदान प्रदान तो हो रहा है सराउंडिंग से, लेकिन मैटर का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो दिस इज ए क्लोज सिस्टम। वी विल कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन एज ए क्लोज सिस्टम टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। ये क्लियर हुआ है आपको? यस सर, क्लियर। आप कोई चीज जला रहे हो, उसका धुआं उड़ा देते हो, तब ना मैटर चला गया, प्रोडक्ट आपका, ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन अगर आपने पूरा सेव किया हुआ है, एक क्लोज चैम्बर में कर रहे हैं, इट इज ए क्लोज सिस्टम। अब नाउ कंसिडरिंग ए केमिकल रिएक्शन एज ए क्लोज सिस्टम, मैं ये स्क्रीन क्लोज करूं, ओके। समझ में आ रहा है आप लोगों को, या कहीं दिक्कत है तो बोलो।
हेलो। सर सारा केमिकल रिएक्शन तो क्लोज सिस्टम नहीं होगा। देखिए, हम जब भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं साथ ही साथ, यानी वह केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो उस समय टेम्परेचर कितना है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होना चाहिए, एक कांस्टेंट प्रेशर पर होना चाहिए, ओके, और एक कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन है, वो बाद में हम बताएंगे। स्टैंडर्ड जब जोड़ देते हैं तो एक पीएच भी हो जाता है कांस्टेंट, और एक आपका कंसंट्रेशन भी ऐड होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हम जब केमिकल रिएक्शन को आप तभी समझ पाओगे ना, आप प्रोडक्ट को उड़ा दोगे तो कैसे समझोगे। हम अब केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए रिएक्टेंट्स, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स को हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स के बाद भी प्रोडक्ट बचा हुआ है। क्यों? आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो, कैसे बैलेंस करते हो, 2-3 गुना करके बैलेंस करते हो ना। बैलेंस करने का क्या मतलब, वेट जो है दोनों तरफ इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर केमिकल रिएक्शन में मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ओनली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन और फ्यूजन, ओके, वहां पर मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो। केमिकल रिएक्शन में मैटर एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता है। तो जो एनर्जी आता है वो बॉन्ड के टूटने और बनने के बाद जो जोड़ घटा हुआ जो बच गया वो आता है या जाता है, ओके। इज इट क्लियर? और आपको कहीं डाउट है साक्षी? नो, नो सर, क्लियर। ठीक है, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वेट बराबर है, अमाउंट मैटर का लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, जहां भी गया आपका प्रोडक्ट वो है यूनिवर्स में। तो हम एक केमिकल रिएक्शन को क्लोज सिस्टम कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए और चूंकि केमिकल रिएक्शन में अब सिर्फ एंट्रोपी, पहले वाले एग्जांपल में अभी हम आपको बताया एंट्रोपी के आधार पर चाय का कप ठंडा हो रहा था, एंट्रोपी वाज द ड्राइविंग फोर्स। कोई केमिकल रिएक्शन तो वहां नहीं हो रहा था, एंट्रोपी एलोन जो है उसको आगे ले जा रहा है। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एंट्रोपी प्लस, चूंकि बॉन्ड का टूटा और बना नया बॉन्ड, ओके, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गया उसका, ओके। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। नाउ द इंटरनल एनर्जी इन द प्रोडक्ट इज in the form of new bonds which has been formed in the products, the potential energy. So इसका अंतर आ जाएगा प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में इंटरनल एनर्जी का। तो इसी फॉर्मूला, इसलिए इस इक्वेशन को ये जे विलियर्ड गिब्स ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, आप इसको समझिए। इसका एक डेरिवेशन नहीं है, इसके 3-4 फॉर्मूला है इसी डेरिवेशन पर, इसी पर पूरा आपको इक्विलिब्रियम समझ में आएगा, एंडरगोनिक एक्सरगोनिक रिएक्शन समझ में आएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये सब समझ में आएगा आपको इसी पर। फ्री एनर्जी कंटेंट, ठीक है, तो फ्री एनर्जी कंटेंट किसी एक केमिकल रिएक्शन का इज दैट एनर्जी, इसमें दोनों कंपोनेंट ऐड है, इंटरनल एनर्जी दैट इज एंथैल्पी प्लस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी भी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंट्रोपी विल ऑल्सो इंक्रीज, okay, entropy will increase, heavily dependent on the temperature. So क्या कह रहा है, the randomness or disorder of components of a chemical system is expressed as entropy, ये आप जान ही गए हैं। Any change in randomness of the system is expressed as entropy change, which by convention has a positive value when randomness increases. Positive value randomness increase, delta S जो positive होगा तो that is favorable for that process to happen or that reaction to happen. J. Willard Gibbs, who developed the theory of energy changes during the chemical reaction, showed that free energy content of any closed system can be defined in terms of 3 quantities: enthalpy, entropy, and absolute temperature. तो इसने एक फॉर्मूला दिया जिसमें फ्री एनर्जी चेंज, यही
अवेलेबल एनर्जी है। कहने का मतलब दिस इज द एनर्जी अवेलेबल फॉर ओके टू डू द वर्क। ओके, तो ये एनर्जी अवेलेबल, तो इसमें दोनों कंपोनेंट है आपका, रैंडमनेस यानी एंट्रोपी का कंपोनेंट और इंटरनल एनर्जी का कंपोनेंट इज डिटरमाइंड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके लिए आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है दिस रिएक्शन इज दिस प्रोसेस इज हैपनिंग, एंड कांस्टेंट प्रेशर is determined by the constant temperature and constant pressure, दोनों ये डेल्टा जी हो रहा है। मान लिया कोई एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो टेम्परेचर इज वेरिंग, तो वहां पर आप डिफरेंशियल का फिर इंटीग्रेशन करोगे। तो उतना मैथमेटिक्स में हम नहीं जाएंगे अभी, आप बस इतना समझ लीजिए कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। इज डिटरमाइंड बाय द एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच, रिफ्लेक्टिंग द kinds and numbers of chemical bonds and non-covalent interaction broken and formed। ये आपको हम समझा दिए। डेल्टा एच का क्या मतलब है, ये जो चेंज आया इंटरनल एनर्जी में, यह चेंज आया किस वजह से, डेल्टा एच केमिकल बॉन्ड और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन दोनों की वजह से, ब्रोकन एंड फॉर्म्ड। बड़ा मॉलिक्यूल था तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन भी फॉर्म, और इवन वाटर में भी नॉन कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। And the entropy change that is delta S is described as the change in systems randomness। तो इसका कहने का मतलब तो फ्री एनर्जी कंटेंट जो है that is equal to delta H minus T delta S। ओके, क्यों? क्योंकि डेल्टा जी जो है जितना निगेटिव होगा तो डेल्टा एस के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है। तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो it will make delta G more negative. If delta S is positive, then it will make delta G more negative. So you can say that delta S is correlated with delta G. More entropy, more will be the free energy change। और चूंकि ये प्रोडक्ट में कम हुआ इसलिए इसको माइनस लिखते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस होने के बावजूद भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी कन्वेंशन में माइनस है। Where the definition delta H is negative for a reaction that releases heat। बताइए, हीट अगर रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एच निगेटिव, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है डेल्टा एच पॉजिटिव, और डेल्टा एस इज पॉजिटिव फॉर ए रिएक्शन दैट इंक्रीजेस द सिस्टम्स रैंडमनेस।